गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूनिट 9 की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी सीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सीड। ए ट्रू सीड इज डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। जो ट्रू सीड होता है वो एक टाइप से क्या होता है, फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल होता है, जो कि पजेस करता है एम्ब्रियोनिक प्लांट। और ये स्टोर्ड फूड को स्टोर करता है और समटाइम एब्सेंट। ये जो स्टोरेज वाला जो सिस्टम होता है कभी कभी क्या होता है, एब्सेंट भी होता है। कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि फूड को स्टोर नहीं करते हैं। एंड सीड के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव कोट्स बनती है और पोर्स, जिन्हें हम पोर्स भी कहते हैं। जैसे पी मटर की बात कर लेते हैं तो उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है ना, वो जो सीड होते हैं मटर के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम पोड बोलते हैं। तो वो एक तरह से क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। जाइगोट होता है जो कि डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। एंड पैन गिव राइज टू एंडोस्पर्म। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उससे क्या बनता है, हमें एंडोस्पर्म मिलता है। इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोट्स, जो कि सीड की प्रोटेक्टिव कोट्स को फॉर्म करते हैं फर्दर आगे चल के। ठीक है। चेरी, आलमंड, देर आर टू ओव्यूल्स पर ओवरी। चेरी और आलमंड ऐसे प्लांट है जिनके ओव्यूल के अंदर दो ओव्यूल्स पर ओवरी, मतलब उनकी हर एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल होते हैं, दो ओव्यूल होते हैं। बट वन मैच्योर इनटू द सीड। लेकिन उन दो ओव्यूल में से सीड के अंदर ओनली वन, एक ही मैच्योर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है द सीड साइज रेंज लाइक टीनी डस्ट पार्टिकल्स ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के ऑर्किड्स जो होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो एकदम बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। एंड टू लार्ज, और लार्ज किसके अंदर होते हैं, डबल कोकोनट के अंदर। डबल कोकोनट के सीड सबसे बड़े होते हैं और जो ऑर्किड होता है इसके सीड सबसे छोटे होते हैं। ठीक है। ऑर्किड सीड का साइज है 25 माइक्रोग्राम। ठीक है। और डबल कोकोनट का साइज है 6 kg। अब हम सीड के डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप से हमारा सीड डेवलप करता है। तो सीड डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला आता है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म ट्राइगर्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड। कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म के अंदर वो स्टार्ट करती है ओव्यूल का सीड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है। द सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इनसाइड द फ्रूट। जो हमारा फ्रूट होता है उसके अंदर ही तो सीड प्रेजेंट होते हैं, कॉमन है ये। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड की स्ट्रक्चर। A typical seed consists of a seed coat, cotyledon and an embryonal axis। एक अगर हम सीड की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर सीड कोट होती है, कोटिलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सीड कोट इज ऑफन डबल लेयर्ड। सीड कोट जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है, फॉर्म्ड बाय द इंटेगुमेंट्स, जो कि इंटेगुमेंट्स के थ्रू बनाई जाती है। द आउटर इंटेगुमेंट्स फॉर्म्स द आउटर सीड कोट। जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो बाहर के सीड कोट बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा। आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा विच इज हार्ड। जो टेस्टा जो सीड कोट होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है। एंड इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द इनर सीड कोट और टैगमेंट। जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो क्या बनाता है, हमारा इनर सीड कोट बनाता है, इनर सीड कोट को बनाता है। और टैगमेंट, ठीक है, इनर सीड कोट को क्या बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं। फिर उसके बाद कोटिलिडन्स की बात आ जाती है। कोटिलिडन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक लीव्स भी बोलते हैं इनको, और जनरली थिक। ये जो कोटिलिडन्स होते हैं थिक होते हैं एंड स्वॉलन, और फूले हुए होते हैं विद फूड मटेरियल्स। इनके अंदर क्या होता है, कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द सीड कोट। माइक्रोपाइल जो होती है एक टाइप से एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि सीड कोट के ऊपर पाई जाती है, विच फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू द सीड। उस स्मॉल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, जो वाटर होता है और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सीड के अंदर क्या करते हैं, एंटर करता है।
ठीक है। these are the pictures of some seeds, जैसे ये these are the bean seeds, जिसमें ये कोटिलीडन्स है। हाइलम है, हाइलम एक टाइप से स्कार होता है, कोई चीज़ अगर पहले से लगी हुई है फिर उसके बाद वो गिर जाती है तो एक अपना स्कार छोड़ देती है, निशान छोड़ देती है, दैट इज हाइलम। ठीक है। ये माइक्रोपाइल, वही जो ओपनिंग की हमने बात की। ये कैस्टर है जो कि डाइकोट सीड है जिसके अंदर हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है। कोटिलीडन है, एंडोस्पर्म है, सीड कोट है, और इधर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट टिप है। फिर उसके बाद हमारा अनियन आ जाता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म है, रूट टिप है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम है, कोटिलीडन है, सीड कोट है। और सबसे मेन हमारा वर्टिकल सेक्शन आ जाता है मेज ग्रेन का जिसके अंदर हमें स्क्यूटेलम दिखता है। मेज मोनोकोट है इसलिए इसके अंदर कोटिलीडन की जगह स्क्यूटेलम होता है। और कोलियोप्टाइल है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, कोलियोरहाइजा है। रेडिकल से हमारा रूट बनता है, प्लूम्यूल से हमारी शूट बनती है। एलुरोन लेयर है ये चारों तरफ, जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होती है और प्रोटीनेशियस लेयर होती है। So these are the some internal structures of some seeds. Okay. सीड्स मैच्योर्स तब सीड मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, उनका जो पानी का जो कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, और जो सीड्स होते हैं वो एकदम ड्राई हो जाते हैं। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, और 10 से 15% उनका मॉइस्चर जो होता है बाय मास वो कम हो जाता है। फिर हाइलम की बात करते हैं। हाइलम मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द स्टॉल्क। हाइलम जो होता है एक मार्क छोड़ देता है स्टोल के ऊपर जहां वो अटैच रहता है। समटाइम्स द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है एम्ब्रियो की वो कम हो जाती है। एंड इट में एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, तब मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो की कम होती है, तब उस टाइम पे क्या होता है, जो सीड होते हैं वो अपने डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं जिसे हम डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी बोलते हैं। वन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जैसे फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती है टेम्परेचर वगैरह, तो दिस सीड जर्मिनेट्स इनटू प्लांट, और फिर उसके बाद वो जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है प्लांट के अंदर। 1 मिनट, एक सेकेंड प्लीज। सॉरी फॉर दिस। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, मोनोकोट सीड्स एंड डाइकोट सीड्स। मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। द एम्ब्रियो पोजेसेस ओनली वन टर्मिनल कोटिलिडन, जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, मतलब मेन बात यह है कि मोनोकोट सीड के अंदर सिर्फ और सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है, एंड द एम्ब्रियो पोजेसेस 2 कोटिलिडन, लेकिन इसके अंदर कितने कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, द रिजर्व फूड मटेरियल इज यूजुअली स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म, जो फूड मटेरियल होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है, एंडोस्पर्म के अंदर। और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन आइदर इन कोटिलिडन्स और इनसाइड द एंडोस्पर्म, या तो वो कोटिलिडन्स के अंदर स्टोर होता है या फिर एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होता है। फिर उसके बाद मोनोकोट में आता है नेक्स्ट पॉइंट, द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू रेडिकल और प्लूम्यूल, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है रेडिकल और प्लूम्यूल के अंदर। रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ, जो रेडिकल पोर्शन होता है हमारा जहाँ से रूट निकलेगी फर्दर, तो वो जो पोर्शन होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, कोलियोरहाइजा की शीथ के थ्रू, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है रेडिकल के चारों तरफ ये। एंड प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोलियोप्टाइल, और जो प्लूम्यूल है जहाँ से शूट पोर्शन हमारा फर्दर निकलेगा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कोलियोप्टाइल के थ्रू, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा डाइकोट सीड के अंदर आता है। द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू रेडिकल एंड प्लूम्यूल विच आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी शीथ। मतलब कि एम्ब्रियोनल एक्सिस डिफरेंशिएट तो होती है रेडिकल और प्लूम्यूल के अंदर, बट उस रेडिकल और प्लूम्यूल के चारों तरफ कोई किसी टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं पाई जाती है इसके केस में। फिर उसके बाद मोनोकोट में नेक्स्ट पॉइंट आता है सीड लेडन एंडोस्पर्म इज कवर्ड बाय एलुरोन लेयर। जो एंडोस्पर्म होता है वो कवर होता है एक एलुरोन लेयर के थ्रू, जो कि मेड अप ऑफ प्रोटीन रिच सेल्स, जो कि प्रोटीन रिच सेल से बहुत सारे प्रोटीन के सेल से वो बनी हुई होती है। और डाइकोट सीड के अंदर ये एलुरोन लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है। डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। सीड्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। दे आर द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। अगर सीड ना हो तो हम कोई खेती नहीं कर सकते, कोई क्रॉप खेत में नहीं उगा सकते, अपने फील्ड में नहीं उगा सकते, ग्रो नहीं कर सकते, आई मीन। और सेकंड पॉइंट आता है द स्टोर्ड फूड्स इज नीड्स। द स्टोर्ड फूड्स इन सीड्स सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ सीड। मतलब कि जो भी फूड मटेरियल सीड के अंदर होता है वही हेल्प करता है कि जो सीड है वो ग्रो करे टिल दे बिकम न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। जब तक मतलब सीड न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, वो प्लांट की फॉर्म में ना बन जाए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ना स्टार्ट कर ले, तब तक वो जो सीड होता है वो बड़ा होने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए अपने अंदर का ही न्यूट्रिशन यूज करता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज फूड सोर्स। मतलब कि फूड सोर्स की तरह हम इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल है ल्यूपिनस आर्कटिकस ऑफ आर्कटिक टुंडर, ओल्डेस्ट वायबल सीड रिमेन डोरमेंट फॉर 10,000 ईयर। मतलब कि इनको इसको हम 10,000 साल तक स्टोर कर सकते हैं। डेट पाम ऑफ किंग हेरड्स पैलेस नियर द डेड सी, वायबल सीड ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड। ये भी वायबल सीड है, 2,000 साल पुराना। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सीड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी हमारा सीड बनता है। सो दे प्रोवाइड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास सीड्स आर एडेप्टिव फॉर डिस्पर्सल टू फॉर्म न्यू प्लांट कॉलोनीज। सीड्स ही होते हैं जो कि मतलब डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और नए नए प्लांट अलग अलग जगह उग पाते हैं या फिर ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। कि जो सीड है वो डिस्पर्स करता है, तो जो हमारा सीड डिस्पर्सल है उसका फायदा क्या है। ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल में फर्स्ट पॉइंट आता है इफ अ प्लांट बियर्स न्यूमरस सीड्स। अगर कोई प्लांट है वो बहुत सारे सीड मतलब बना रहा है एंड ऑल ऑफ देम फॉल इन जर्मिनेट राइट बीनीथ द पेरेंट प्लांट। और वो सारे के सारे जो सीड बन रहे हैं वो नीचे ही पेरेंट प्लांट के पास गिर जाते हैं और वहीं पे उग जाते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है beneath the parent plants and these seedlings will compete for light। और फिर वो seedlings जो है वो क्या करेंगे, compete करेंगे लाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए। एंड इट विल लीड टू हाई मोर्टिलिटी रेट। मतलब कि वो लाइट वगैरह के लिए या वाटर मिनरल के लिए अगर वो compete करेंगे तो फिर उनमें से मतलब compete करने की वजह से वो मरेंगे। तो इसकी वजह से उनका मोर्टिलिटी रेट जो है वो हाई हो जाता है। इसके लिए मतलब कि आपस में कंपटीशन कम हो, मोर्टेलिटी रेट प्लांट का कम हो, इसलिए जो डिस्पर्सल है वो ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, being grouped at a one place they could be easily detected by animals and can destroy it। अगर बहुत सारे सीड या बहुत सारे प्लांट एक जगह ही रहेंगे तो मतलब एनिमल्स जो है वो इजीली उन प्लांट को डिटेक्ट कर लेगा और उनको खा लेगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो कम हो सकती है। इसके लिए भी क्या है, सीड डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी होता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज एट वन प्लेस वुड इंक्रीज द चांस ऑफ बैक क्रॉसिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली पुअर प्रोजेनी विल डेवलप। कहना चाहता है कि सेम टाइप की अगर स्पीसीज आप पास रहेगी तो वो आपस में ब्रीड करेगी और उसकी वजह से क्या होगा, बैक क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। हमारी जो प्रोजेनी बनेगी वो मतलब पुअर बनेगी, डिजीज्ड बनेगी, जिसकी वजह इसलिए भी मतलब कि सेम स्पीसीज आपस में वो ब्रीड ना करे, इसलिए भी मतलब सीड डिस्पर्सल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ए डेंस लोकल पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इज मच मोर वल्नरेबल टू एपिडेमिक अटैक ऑफ फंजाई एंड इंसेक्ट्स एंड एनी अदर लोकल कैटास्ट्रोफ कुड लीड टू कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। बोलता है कि अगर हमारी कोई स्पीसीज है, अगर वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जा रही है और उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लिया ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कोई स्पीसीज पाई जा रही है लेकिन यहीं पे कोई फंगस आई, उसके उसने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जा रही है वो पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है, अगर फंगस ने अटैक कर दिया तो वो कंप्लीट की कंप्लीट क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय का मतलब है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी और हम उसको फिर कभी फर्दर फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं रह पाएगी। इसलिए भी सीड डिस्पर्सल ज़रूरी है। अगर सीड डिस्पर्सल होगा तो हमारी जो क्रॉप है वो अलग अलग एरिया में पाई जाएगी। अगर एक ही एरिया में है तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो रही है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अगर प्रेजेंट होगी तो एक जगह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो अदर जो हमारी जगह है जहाँ पे वो ग्रो हो रही है वहाँ तो बचेगी। इसलिए जो सीड डिस्पर्सल होता है वो ज़रूरी होता है। अब हम सीड डिस्पर्सल में हमारे बहुत से टाइप हैं, जैसे एनिमोकोरी हो गया एंड जू कोरी हो गया, जैसे मतलब एयर के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है, एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। तो इस टाइप से हम मतलब टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस किस के थ्रू हमारा सीड डिस्पर्सल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एनिमोकोरी आता है। एनिमोकोरी का एक फेमस एग्जांपल है ड्रम स्टिक सीड। एनिमोकोरी एडेप्टेशंस, एनिमोकोरी के अंदर कुछ एडेप्टेशंस है। एनिमोकोरी क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर की हेल्प से जो डिस्पर्सल होता है सीड का, दैट इज एनिमोकोरी। एनिमोकोरी के एडेप्टेशंस हैं, फर्स्ट लाइट वेट एंड माइन्यूट सीड्स, कि जो सीड है वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और उनके अंदर वजन कम होना चाहिए। ठीक है। विंग्ड सीड, थोड़े पंख पंख टाइप के सीड होते हैं, जैसे कि मोरिंगा के। पैराचूट मैकेनिज्म होते हैं उनके अंदर, सेंसर मैकेनिज्म होता है, लाइक अगरबत्ती अगरबत्ती के स्टैंड की तरह। हेयर्स होते हैं, मतलब जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। और कुछ बैलून लाइक अपेंडेजेस होते हैं, रोलिंग मैकेनिज्म होता है, ये सब नेक्स्ट पेज पे हम अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। वही सेम है, अडेप्टेशंस, दे हैव टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सीड, इन्हें बहुत ज़्यादा नंबर में सीड बनाने पड़ते हैं। एनिमोकोरी वही जो मैंने अभी बताया, डिस्पर्सल ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड। अडेप्टेशंस ये वही जो फ्लोर चार्ट के फॉर्म में अभी मैंने दिखाए, लाइट एंड माइन्यूट सीड होने चाहिए, विंग्ड सीड, पैराचूट मैकेनिज्म, सेंसर मैकेनिज्म, हेयर स्ट्रक्चर्स, रोलिंग मैकेनिज्म, बैलून लाइक अपेंडेजेस। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास लाइट एंड माइन्यूट सीड्स। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी माइन्यूट, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एंड लाइट होते हैं, एकदम बहुत कम वेट के होते हैं। दे आर इजिली ब्लोन अवे बाय विंड लाइक डस्ट पार्टिकल, मतलब कि वो विंड से जैसे डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते रहते हैं, इसी टाइप से वो जो सीड होते हैं वो भी ये उड़ जाते हैं क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड सीड्स एंड ग्रासेस सीड्स, ये एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
सेकंड, विंग्ड सीड्स के अंदर हमारे आते हैं ड्रम स्टिक सीड्स। थिन विंग लाइक अपेंडिसेस होते हैं, इनके अंदर पतले पतले विंग की तरह अपेंडिसेस होते हैं, कुछ आउटग्रोथ होती है। आर प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स एंड सीड्स, बहुत सारे फ्रूट्स और सीड के अंदर, विच हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर, जो कि हेल्प करता है सीड को एयर के अंदर फ्लोट करने के लिए, मूव करने के लिए। दीज आर देन इजिली कैरिड अवे बाय विंड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। इन विंग की वजह से ये हवा के थ्रू बहुत लंबे डिस्टेंस तक मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोरिंगा, मोरिंगा को ही हम ड्रम स्टिक बोलते हैं। ओरोजाइलम, किनकोना, पाइनस, these आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विंग्ड सीड्स। नेक्स्ट आता है these are some structures of winged seeds like moringa। ये विंग जैसे पंख की तरह अपेंडिजेस बन रहे हैं ना। ओरोजाइलम, किनकोना, इनके सीड्स इस टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेंसर मैकेनिज्म आता है। सेंसर मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे अगर हम अगरबत्ती के स्टैंड की बात करते हैं, तो ये जो अगरबत्ती का स्टैंड है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगरबत्ती के स्टैंड के अंदर कुछ पोर पोर होते हैं ना। तो इसी टाइप से इसके अंदर पोर्स होते हैं जो प्लांट इसके अंदर आते हैं, जैसे कि एंटीरहाइनम आता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बारी बारी करके सीड्स उन पोर्स के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अच्छे से। दिस आर द एंटीरहाइनम के अंदर ये सेंसर मैकेनिज्म दिखाया हुआ है। ये पोर्स होते हैं जिनके थ्रू सीड्स हमारे बाहर आते रहते हैं बारी बारी। इसके जो सीड्स होते हैं स्मूथ होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। सेंसर मैकेनिज्म देखा जाता है कौन कौन से प्लांट के अंदर, एंटीरहाइनम के अंदर, ओपियम पॉपी के अंदर और एरिस्टोलोकिया के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेंसर मैकेनिज्म के अंदर, सीड्स आर रिलीज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स थ्रू द पोर्स, कि उन पोर्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सीड्स रिलीज होता है, मतलब बारी बारी करके रिलीज होते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सीड डिस्पर्सल इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड। सेंसर मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो किसकी हेल्प से होता है, हमारी हवा की हेल्प से होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है सीड्स आर नॉट रिलीज्ड इन वन इंस्टॉलमेंट। जो हमारे जो सीड होते हैं वो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रिलीज्ड नहीं होते हैं, बाहर नहीं आते हैं। हैंस इन दीज प्लांट्स डिस्पर्सल कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए क्या होता है, ये जो प्लांट के अंदर जो सीड डिस्पर्सल होता है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। अब सेकंड हमारे पास आता है पैराचूट मैकेनिज्म। ये भी एनिमोकोरी का ही है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कौन से प्लांट के अंदर, पेपस प्लांट के अंदर। ये पेपस प्लांट के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और पेपस जो होता है उसके अंदर पैराचूट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो पैराचूट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास सीड डिस्पर्स्ड ड्यू टू एयर। जो सीड जो डिस्पर्स होता है ना हमारा, वो किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। दीज सीड्स शोज एनिमोकोरी। ये जो हमारे सीड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, एनिमोकोरी को शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू अ टफ्ट ऑफ हेयर। जो सेपल्स होते हैं वो हेयर्स के टफ्ट के अंदर एक गुच्छा टाइप होता है, उसके अंदर मॉडिफाई हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पेपस इज परसिस्टेंट। जो पेपस होता है वो क्या होता है, परसिस्टेंट होता है, मतलब रिमेनिंग होता है, उसके अंदर ही होता है। एंड फाउंड अटैच्ड टू द सिंगल सीडेड फ्रूट। और वो सिंगल सीडेड फ्रूट के साथ क्या हो जाता है, अटैच पाया जाता है। इट एक्ट्स एज लाइक अ पैराचूट, और वो पैराचूट की तरह एक्ट करता है। एंड हेल्प देम टू बी कैरिड बाय एयर करंट्स, और जिसकी हेल्प से हमारा जो सीड होता है वो एयर करंट्स के थ्रू मतलब मूव करता है टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे डिस्टेंसेस तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एस्टरेसी फैमिली भी आती है जिसके अंदर सोनकस आता है, सोनकस के अंदर ये सब देखने को मिलता है, पैराचूट मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमोकोरी के अंदर हेयरी स्ट्रक्चर। हेयरी स्ट्रक्चर कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर, इन सब के अंदर पाया जाता है।
सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो पोजेस करते हैं हेयर्स विच हेल्प देम फ्लोट इन एयर। कि कुछ सीड होते हैं जिनके कुछ प्लांट के ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनकी हेल्प से वो एयर के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। एंड इवेंचुअली कैरी आउट द लॉन्गर डिस्टेंसेस, और वो लंबे डिस्टेंसेस तक क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। कॉटन, कॉटन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन के केसेस में क्या होता है, हेयर्स आर द आउटग्रोथ फ्रॉम द सीड कोट। जो हेयर्स होते हैं वो आउट हेयर्स होते हैं जो कि मतलब सीड कोट के चारों तरफ कुछ आउटग्रोथ होती है जिसे हम हेयर्स बोल रहे हैं। एंड अकर्स ऑल अलोंग इट्स सरफेस, उसकी पूरी सरफेस के ऊपर वो पाई जाती है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन सीड एंड गोसिपियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन। There are many species of Gossypium, Hirsutum, and many others. Okay. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट एडेप्टेशन आती है बैलून लाइक अपेंडेजेस। In some plants, floral parts become inflated. These divides and keeps the fruits or seeds floating in the air. मतलब कुछ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेट हो जाते हैं और मतलब इन्फ्लेट हो जाते हैं और कुछ बैलून लाइक बैलून की तरह फूल जाते हैं, जिसके और वो बैलून की तरह फूल जाते हैं तो थोड़े वो लाइट वेट हो जाते हैं और जो कि एयर में इजीली ब्लोन कर पाते हैं, मतलब मूव कर पाते हैं। एंड आर कैरिड बाय एंड लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड, बाई सेम की विंड के थ्रू वो बैलून लाइक अपेंडेजेस हल्का होने की वजह से वो विंड के थ्रू फ्लोट कर जाते हैं लंबे डिस्टेंस तक। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि फाइजेलिस के अंदर देखने को मिलता है, जो कैलिक्स होता है वो बैलून लाइक अपेंडिजेस की तरह काम करता है। और एर्बोस्कैंस है जिसके अंदर मतलब ओवरी होती है जो कि बैलून लाइक अपेंडिजेस की तरह काम करते हैं। विदानिया के अंदर होता है, यही सब। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रोलिंग मैकेनिज्म। रोलिंग मैकेनिज्म नेक्स्ट अडेप्टेशन है। इसके अंदर क्या होता है, एमरंथ एमरंथस आते हैं इसके अंदर, चिनोपोडियम आते हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, प्लांट्स ड्राइड आउट आफ्टर बियरिंग फ्रूट्स एंड सीड्स। जैसे ही प्लांट ने मतलब फ्रूट्स बना दिए, सीड्स बना दिए, उसके बाद क्या होता है, एंड इवेंचुअली द एंटायर प्लांट्स ब्रेक ऑफ एट द बेस ऑफ द प्लांट। और ये जो मतलब धीरे धीरे करके वो उसने फ्रूट्स बना लिए, सीड्स बना लिए, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके वो प्लांट जो होता है वो नीचे से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है। एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड, अब वो टूट तक गया, टूट गया वो प्लांट। फिर उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ द विंड, विंड की फोर्स के कारण इट रोल्स ओवर द ग्राउंड एंड शेडिंग द सीड्स। अब वो विंड के थ्रू, अब ये प्लांट था जैसे मान लिया, अब ये प्लांट यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ, ये हमारा प्लांट है। ठीक है। इस प्लांट ने फ्रूट बना लिए, सीड बना लिए, ये सब बनाने के बाद क्या होता है, ये प्लांट टूट जाता है, यहाँ से टूट के वो नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही हवा आती है, तो हवा आती है इसके इस टूटे हुए प्लांट के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। इस प्रेशर की वजह से ये प्लांट क्या करेगा, रोल रोल करता हुआ घूमता हुआ जाएगा। अब तब वो घूमता हुआ जाएगा तो उसके अंदर फ्रूट भी है, सीड भी है, तो साथ साथ वो जो फ्रूट्स और सीड्स है वो भी क्या होते हैं, घूमते हैं। और फिर उसके बाद ये जो सीड्स हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्स होते जाते हैं। इसी टाइप से लॉन्ग डिस्टेंस तक रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू और एयर के थ्रू भी सीड डिस्पर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोकोरी। हाइड्रोकोरी के केस में क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है। लोडोइसिया और डबल कोकोनट, इसके ये दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोनट। निलम्बो न्यूसीफेरा, लोटस को बोलते हैं। इसके अंदर निलम्बो के अंदर ऑबकॉर्निकल स्पंजी थैलेमस होता है।
अब हम सबसे पहले कोकोनट की बात करते हैं कि कोकोनट के केस में किस टाइप से होता है। ठीक है, कोकोनट के केस में क्या होता है, इसकी जो मीजोकार्प होती है, मीजोकार्प लेयर होती है जो कि फाइबरस होती है, एक्ट करती है फ्लोटिंग डिवाइस की तरह। इस फाइबरस की वजह से फाइब्रस मीजोकार्प की वजह से ये कोकोनट जो होता है वो फ्लोटिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है। इन इसके अंदर क्या होता है, ये जो फाइब्रस मेसोकार्प होती है वो एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव एंड अ फ्लोटिंग डिवाइस। दिस मेक्स कोकोनट कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन एट कोस्टल एरियाज, दे कैन ट्रैवल इन लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि इसकी जो फाइब्रस मेसोकार्प होते हैं वो फ्लोटिंग डिवाइस की तरह एक्ट करती है, जिसकी हेल्प से ये वाटर के अंदर लंबे डिस्टेंस तक मूव कर पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा निलंबो न्यूसीफेरा के केसेस में क्या होता है, मोर एयर स्पेसिस बायोन्सी ऑफ कोनिकल स्पंजी थैलेमस। मतलब इनका जो थैलेमस होता है उसके अंदर स्पंजी थैलेमस जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एयर स्पेसिस होते हैं, जिसकी हेल्प से उसको बायोन्सी प्रोवाइड होती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर के अंदर मूव करता है। ठीक है, निम्फिया वाटर लिली इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकोरी। अब हमारे जूकोरी की बात करते हैं। जूकोरी के अंदर क्या होता है, जूकोरी क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की हेल्प से सीड का डिस्पर्सल होना। तो इसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस है, जैसे कि जो जूकोरी के जो सीड्स होते हैं वो क्या होता है, हुक्ड फ्रूट और सीड्स होते हैं, स्टिकी फ्रूट और सीड्स होते हैं। हुक्ड फ्रूट्स और सीड्स के अंदर आ जाता है जैसे एग्जाम्पल स्पाइडन्स, जेंथियम, ये सब। ये जो सर्कल वाले इजी एग्जाम्पल है, सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल। स्टिकी फ्रूट्स सीड्स होते हैं जैसे कि प्लम्बैगो हो गया, बोहिर हैविया हो गया, जिनके स्टिकी फ्रूट्स और सीड्स होते हैं। एडिबल सीड्स होते हैं जो कि फीकस बोलते हैं किसको, पीपल के प्लांट को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस स्टिकी फ्रूट्स इन सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि स्टिकी फ्रूट्स और सीड्स प्रोवाइड करते हैं। स्टिकी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सीड्स ऑफ बोहिरहैविया, प्लम्बैगो। बोहिरहैविया और प्लम्बैगो जैसे जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर स्टिकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इन विस्कस एंड लोरेंथस, विस्कस और लोरेंथस के केस में क्या होता है, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ स्टिकी पल्प। जो सीड्स होते हैं वो एक स्टिकी पल्प के अंदर होते हैं। सच फ्रूट और सीड्स अडेयर टू द बीज और फिट ऑफ बर्ड्स। यही जो फ्रूट और सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं बीज के, बर्ड्स के पैरों पे, विच ईट देम एंड ट्रांसपोर्टेड। और मतलब ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं इनके फिट के थ्रू भी सीड डिस्पर्स होते हैं, और ये जो बर्ड वगैरह होते हैं इन सीड्स को ईट करते हैं। तो ईट करने की वजह से क्या होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इज फेवरेबल इन फेवरेबल सीजन सीड जर्मिनेट एट अदर प्लेसेस। मतलब कि क्या होता है, एक तो बर्ड्स जो होते हैं वो अपने फिट के थ्रू लेके जाते हैं, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि जैसे एडिबल सीड है, अगर पीपल के सीड को अगर वो खा लेती है तो खाने के बाद क्या करती है, वो अपने फीकस के थ्रू उसको डिस्पर्स करती है सीड को। ये बताया गया है आगे। जैसे कि एडिबल फ्रूट्स हो गए फीकस के, पीपल के, बनियन ट्री के। तो बर्ड्स आर द एफिशिएंट एजेंट बिकॉज ऑफ देयर फ्रूट एंड ईटिंग हैबिट एंड द लॉन्ग डिस्टेंस दे ट्रैवल। मतलब कि ये फ्रूट को ईट करती है और फिर उसके बाद ये अपने फीकस के थ्रू सीड को डिस्पर्स करते हैं। क्यों ये फीकस के थ्रू डिस्पर्स कर देते हैं, क्योंकि जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ये सीड को खा तो लेते हैं, लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए वो जो सीड होते हैं वो फीकस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, फिर हमारे पास एक और टर्म आती है ऑर्निथोकोरी। ऑर्निथोकोरी के अंदर क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की हेल्प से सीड का डिस्पर्सल होता है। माइरिनोकोरी होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ आंट। चींटी की हेल्प से डिस्पर्सल होता है सीड का। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एनिमोन। एनिमोन के अंदर क्या होता है, ऑयल अपेंडेजेस होते हैं और इंसेक्ट इनको खा लेते हैं।
अब आता है हमारे पास कि सीड डिस्पर्सल, ह्यूमन डिसेमिनेशन। ह्यूमन की वजह से, हमारी वजह से भी सीड डिस्पर्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे द वाइडेस्ट डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल स्पीसीज ऑफ प्लांट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय मैन हिमसेल्फ थ्रू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के थ्रू एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के थ्रू। अब जैसे कि अब हम कोई खेती करते हैं, तो खेती करने के बाद जैसे हमने गेहूं की खेती की या कोई भी खेती की, तो अब हमें ये थोड़ी ना होता है कि हमने जो गेहूं बोया है या फिर उगाया है, तो उसके अंदर ओनली हमारे सीड्स ही गेहूं ही पाए जाएंगे। उनके साथ साथ और भी सीड्स होते हैं जो कि मिक्सअप होते हैं। तो हम जैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर वन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो मिक्स होके डिस्पर्स हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो मेज है वो इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर किसके थ्रू, पोर्टुगेज एक्सप्लोरर के थ्रू। कॉफी ब्रोट हेयर इन 17th सेंचुरी फ्रॉम मकाका, मतलब इसका कॉफ़ी आई 17th सेंचुरी के अंदर फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको से। ठीक है। फिर उसके बाद टी ओरिजिन इन इंडिया, इसका ओरिजिन तो इंडिया है और चाइना। टी का ओरिजिन तो इंडिया और चाइना है, बट एंड इंट्रोड्यूस टू अदर कंट्री, लेकिन ये अलग अलग कंट्री के अंदर भी है। ये किस वजह से हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा आता है ऑटोकोरी। ऑटोकोरी के अंदर क्या है, ये बहुत लेस कॉमन मेथड है। फ्रूट ओपन बर्स्ट सीड डिस्पर्स, इनके अंदर मतलब खुद का ही अपना मैकेनिज्म होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो ओपन होते हैं, बर्स्ट होते हैं, और जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं। ठीक है। बाल्सम ऑक्जेलिस इम्पेशियंस, ये इसके एग्जाम्पल है। फ्रूट के कार्पलरी कैप्सूल होते हैं। बोहीनिया है जिसके अंदर करता है जो कैमल फुट क्लाइंबर, मतलब कि जो कैमल है वो इनके सीड के ऊपर अगर पैर रख देता है तो बहुत तेज की साउंड आती है और सीड बर्स्ट हो जाते हैं। इस टाइप से ही है। वायोला, एक्बेलियम, इलेटेरियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओटोकोरी। ठीक है। तो मेनली ऑटोकोरी के अंदर क्या होता है, फ्रूट होता है बना, राइप हुआ पूरा, फिर उसके बाद वो बर्स्ट हो जाता है। जैसे ही फ्रूट बर्स्ट हुआ, सीड बाहर निकल गई। ठीक है। सो इस टाइप से इसके अंदर चलता रहता है। ओके। सो सीड की यूनिट भी ख़त्म हो गई है हमारी। दीज आर द सीड and their dispersal mechanism. So I hope you all are understand very well. Sorry, these are other unit. So till seed unit 9 is over now. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलग यूनिट को डिस्कस करेंगे। आई होप आई विल cover all these units in this month. It will be helpful for all of you. So for now, thank you so much for listening me patiently. Thanks again. We will we will meet you soon very well. Thank you.